आज हम समझेंगे कि जो डीजल इंजन है उसमें जो फ्यूल सिस्टम है, उस फ्यूल सिस्टम के अंदर हम फ्यूल को कंट्रोल कैसे करेंगे, यानी डीजल हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि कितना जाना चाहिए। इस तकनीक के ऊपर अब हम बात करेंगे कि डीजल इंजन में फ्यूल को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट काइंड्स के पंप के बारे में पढ़ चुके हैं और सभी पंप का अपना कुछ स्पेसिफिक वर्क था, जैसे मास्टर टाइप, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप, इंडिविजुअल टाइप और CRDI टाइप। तो उनमें फ्यूल की कंट्रोलिंग सिस्टम कैसे थी उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड एक चीज़ जाननी जरूरी है आप सभी के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटर और आपका डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर और इंडिविजुअल, इसमें क्या होती थी, एक रॉड होती थी जो फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करती थी। अब उस फ्यूल की क्वांटिटी को किस प्रकार से हमें कंट्रोल करवाना है, ये पॉइंट यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि क्या चीज़ होती है कंट्रोल रॉड। देखेंगे यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और ये भी आपका कंट्रोल रॉड है। तो ये आखिर कंट्रोल रॉड है क्या चीज़? पिछली वीडियो में आपने ये चीज़ अच्छे से समझी थी कि फ्यूल को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो जस्ट वही चीज़ कि ये कंट्रोल रॉड जब ट्रैवल करेगी तो इसमें ये जो निचला वाला पॉइंट देख रहे हैं ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो सकता है, ऐसे घूम सकता है, और ये वाला हिस्सा अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। तो जैसे ये हल्का सा रोटेट होगा तो इसमें जो हॉल बने हुए हैं वो हॉल एक दूसरे के सामने कुछ इस तरीके से आएंगे, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल या फिर बिल्कुल बराबर। तो जब बिल्कुल आमने सामने आएंगे तो ज़्यादा फ्यूल का डिलीवरी होगा, और अगर कम मैश हो रहे होंगे तो कम फ्यूल आगे डिलीवर होगा। लेकिन हम किस तरीके से इसमें इसके आइडल को हम कंट्रोल कर पाते हैं? तो आइडल पे हमें एक लिमिटेड ही फ्यूल चाहिए जितने में इंजन जो है अपने पार्ट्स को केवल चला सके। तो उस पार्ट में क्या करते हैं हम कि इंजन जब स्टार्ट होगा तो उसका अपना एक RPM होगा। फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एंड सेंट्रीफ्यूगल। इसमें होता क्या है कि जब इंजन स्टार्ट होगा तो उसका अपना एक लिमिटेड RPM होगा, एंड जैसे ही आप एक्सेलरेशन करते हैं, तो एक्सेलरेशन इस वाले हिस्से के ऊपर, रॉड के ऊपर जुड़ा हुआ होता है वायर। जैसे आप एक्सेलरेशन करते हैं तो ये वाला रॉड थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा, और आगे जाने की वजह से फ्यूल की डिलीवरी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपने एक्सेलरेशन नहीं दे रखा तो क्या होना चाहिए? तो उस समय ये जो है सिर्फ उतना ही फ्यूल प्रोवाइड करे जितने की रिक्वायरमेंट है, और एक्सीलेटर से भी, पैडल से आपने पैर हटा लिया है। तो यहाँ आप देखेंगे एक सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस लगी हुई है, इसमें कुछ वेट लगे हुए हैं जो विद द हेल्प ऑफ केम, जो इंडिविजुअल पंप जो प्लंजर लगे हुए थे उसकी केम है। अब ये शाफ्ट आगे घूम रही है, रोटेट हो रही है। अब रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है कि जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी चीज़ पे लगती है तो बाहर की तरफ फैलने की कोशिश करता है। तो जब ये बाहर की तरफ फैलने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर एक स्लिप लगी हुई है जो इस तरफ बाहर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये ऐसे फैलेगा और ये इधर आने की कोशिश करेगा। जब ये इधर आएगा तो इस रॉड को विद द हेल्प ऑफ लिंकेजेस हम चला सकते हैं। तो जब आइडल स्पीड पे इतना RPM होता है कि ये वेट इतना ही फैलता है कि सिर्फ इस वाले पॉइंट से सिर्फ उतना ही फ्यूल जाएगा जितना हमारे लिए जरूरी है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये फैलेगा, और फैलने के कारण ये जो इसके ऊपर स्लिप जैसा एक पार्ट रखा हुआ है ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और आगे की तरफ बढ़ेगा तो लिंकेज की हेल्प से हम कंट्रोलर को थोड़ा सा एक्टिवेट करा सकते हैं, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, और वो उतना फ्यूल एंटर करवाने के लिए इस डिवाइस को तैयार कर देगा और फ्यूल हमारा आगे इंजेक्टर की ओर डिलीवर होगा। फर्स्ट के बाद हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड में हम वैक्यूम का इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेटिक टाइप। इसमें एयर के प्रेशर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं प्रेशर। होता क्या है कि किसी जगह पर एटमॉस्फेयर से यदि अधिक है तो हम उसे प्रेशर बोलते हैं, उससे कम है तो नीचे हम उसे वैक्यूम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इंजन के अंदर जब हम डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, डीजल इंजन के अंदर अगर टर्बो चार्जर नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर वैक्यूम बनेगा, और जहाँ पर टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर लगा है वहाँ प्रेशर बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर इस डायफ्राम को हम एक्टिवेट करेंगे, और ये डायफ्राम एक्टिवेट होगा क्यों? जब इंजन स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर पर्टिकुलर एक स्पीड डेवलप होगी, इसके अंदर एक वेलोसिटी एयर का डेवलप होगा, और उस वेलोसिटी के बेस पे हम यहाँ पर इसको कंट्रोल करेंगे, और ये रॉड आगे जा करके आपकी कंट्रोल रॉड को कंट्रोल करेगी एट एन आइडल स्पीड। लेकिन जब आप एक्सेलरेशन करेंगे तो जैसे जैसे आप इस थ्रॉटल को बंद या ज़्यादा कम करेंगे एक्सेलेरेटर के दौरान, तो यहाँ पर एयर का जो वेलोसिटी है वो कम या ज़्यादा होगा। यानी जो प्रभाव है इस डायफ्राम पर, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं,
ये वाला, इस पर इफेक्ट पड़ेगा जिसके कारण ये अंदर बाहर होने की कोशिश करेगा और हम अपनी कंट्रोल रॉड को कंट्रोल कर पाएंगे। बात करेंगे थर्ड में हम क्या करते हैं कि जो थ्रॉटल बॉडी पे जो वाल लगा दिया डीजल इंजन में, यस पहले आया करते थे डीजल इंजन में, इनटेक मैनिफोल्ड में थ्रॉटल पे एक वाल लगा दिया और वाल से बाहर की तरफ एक लिंकेजेस लगा दी जो डायरेक्ट कंट्रोल रॉड के साथ हमने एडजस्ट कर दी कि यदि आप इंजन स्टार्ट करते हैं और थ्रॉटल एक लिमिट तक खुला हुआ है तो उस समय एक लिमिटेड ही फ्यूल जाएगा जो सिर्फ आइडल स्पीड पे इंजन को स्टार्ट रखेगा। जैसे ही आप एक्सेलरेशन देंगे तो थ्रॉटल उतना ही ज़्यादा खुलेगा, यहाँ लिखा है मोर ओपन मोर स्पीड, यानी जितनी ज़्यादा आप थ्रॉटल बॉडी को खोलते हैं वो उतना ही ज़्यादा आगे की ओर लिंकेजेस की सहायता से कंट्रोल रॉड को कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ में हम क्या करते हैं। फोर्थ जो है एक हाइड्रोलिक है, एक हाइड्रोलिक टाइप है। हाइड्रोलिक टाइप में हम बात करेंगे और यहाँ समझेंगे। ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल हमारे पास अवेलेबल है। लुब्रिकेशन ऑयल से पंप से रिलीफ वॉल्व जो एक्स्ट्रा होगा उसे वापस भेजना, उसके बाद एक लाइन आगे चली जाती है, ठीक है। अब ये लाइन जब आगे जाती है तो आगे लुब्रिकेशन वगैरह और दूसरी चीज़ें, लेकिन अगर इसी लाइन को दूसरे किसी सिलेंडर में डाल दिया जाए और जब आप एक्सेलरेशन देंगे आरपीएम बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ से हम कंट्रोल रॉड को कंट्रोल करवा सकते हैं। ये तकनीक यानी मैकेनिकल, न्यूमेटिक, थ्रॉटल, हाइड्रोलिक, ये सभी टेक्नोलॉजी पुरानी प्रीवियस गाड़ियों में आया करती थी लेकिन अब आनी बंद हो गई है। अब बात लास्ट करेंगे जो आज के समय में आ रही है इलेक्ट्रिकल टाइप में क्या होता है, कुछ इनपुट होते हैं कुछ आउटपुट होते हैं। आउटपुट में क्या है, ऐसी चीज़ जिसको करंट दे करके एक्टिवेट किया जाएगा जिसे हम एक्चुएटर्स भी कहते हैं। इनपुट कुछ सेंसर्स, कुछ स्विच, उनका डाटा लिया जाएगा और फिर आगे किसी काम को करवाएंगे। जैसे हाई प्रेशर पंप में आपके पास कितना प्रेशर आपको बनवाना है, आपके उसके ऊपर एक रेगुलेटर लगा हुआ होता है। वो रेगुलेटर क्या करता है कि वो प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है और जब प्रेशर कंट्रोल होगा कॉमन रेल में और इंजेक्टर को भी आप कंट्रोल कर पा रहे हैं कितनी देर खोलना है, तो वहाँ पर आप फ्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए इससे वॉल्यूम जो 4 है इससे पहले वाला उसको प्लीज़ ज़रूर देखें, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। हीटर प्लग या ग्लो प्लग क्या होता है। हमारे कंबशन चैम्बर में डीजल गाड़ी के हम इंजेक्टर के साथ साथ एक हीटर प्लग भी लगा करके रखते हैं आजकल के वाहनों में। पहले ये नहीं आता था, अब आता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड एरिया के अंदर जब हम इंजन स्टार्ट करते थे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ट्रबल होता था, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल सही से बर्न नहीं होता था और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा निकलता था। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, हम एक ग्लो प्लग या हीटर प्लग लेकर के आए। इसको हम कंबशन चैम्बर के अंदर इसका टिप जो हॉट होता है, जो गर्म हो सकता है, वो लगाया जाता है और ये हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाया जाता है। इसको कितनी देर के लिए वर्क करना है ये ECM डिसाइडेड होता है। अब इस प्रोसीजर में ECM डिसाइडेड भी हम कह सकते हैं और इसके लिए कुछ जगह पर स्पेशल यूनिट्स भी आती हैं। तो कंबशन चैम्बर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम हीटर प्लग या ग्लो प्लग का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें कि कितनी देर के लिए ये ऑन होता है, तो जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो आप देखेंगे एक लाइट होती है इस तरीके का लाइट होता है येलो कलर का, जो आपके डैशबोर्ड पैनल पे जलता है, इंस्ट्रूमेंट पैनल पे जलता है और कुछ सेकंड के बाद बंद हो जाता है, जो कि 2 से 4 सेकंड के बीच में बंद हो जाता है। अगर ये कंटिन्यू आ रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई एरर आ गया है, ठीक है। इसमें अगर फॉल्ट आ जाता है कोई, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हीटर जो होता है कोई भी, उसका अपना एक रेजिस्टेंस वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू द बुक्स, अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर। हमें ये देखना होता है कि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होता है और उसको हम ठीक तरीके से परफेक्ट करेंगे जांच करके, ठीक है। कभी भी उसको डायरेक्ट बैटरी पे लगा कर नहीं चेक करना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो आपका हीटर प्लग होता है उसको क्या करते हैं, एक बॉडी को नेगेटिव कर देते हैं और इस टिप को पॉजिटिव कर देते हैं। डायरेक्ट किससे लगा देते हैं, वो बैटरी से, जबकि बैटरी से ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो ये इसका एलिमेंट जल्दी ख़राब हो जाएगा और सही से उसको वार्म अप नहीं कर पाएगा। इसके अलावा फॉल्ट आने का क्या चांसेस होता है हीटर में, हो सकता है कि जो वायरिंग है
उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया हो, वायरिंग कट गया हो, तो भी ये हीटर प्लग काम नहीं करते हैं। तो इस चीज़ की इंश्योरिटी हमें रखनी है कि हीटर प्लग यानी ग्लो प्लग हमारा काम कर रहा है या नहीं। ये भी एक पहचान है। कैबिन के अंदर बैठने के बाद आपको पता लग जाए कि गाड़ी डीजल है या पेट्रोल, तो आप इसके द्वारा भी पता कर सकते हैं। जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे तो ऐसी एक लाइट आपको दिखेगी और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक डीजल व्हीकल है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे इंस्पेक्शन पॉइंट में। इंस्पेक्शन पॉइंट में हम बात करेंगे इंजेक्टर की, लो प्रेशर चेक कर पाने की, और हाई प्रेशर पंप काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये चेक कर पाने की। या फिर हम बात करें कि जो लो प्रेशर पंप है, बेसिकली लो प्रेशर जो पंप है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा उसकी जांच, और हाई प्रेशर पंप काम कर रहा है नहीं कर रहा उसकी जांच हम समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इंजेक्टर पे। इंजेक्टर में क्या क्या चीज़ें चेक की जा सकती हैं, तो मैं 1 बाय 1 लेकर के चलता हूँ। इंजेक्टर की जो लाइंस हैं, यानी वो मेटलिक पाइपलाइंस जो होती हैं वो डैमेज तो नहीं है, वो लूज तो नहीं है, वो चीज़ चेक की जाएगी। विजुअल इंस्पेक्शन, कहीं कोई इंजेक्टर का कोई कनेक्टर या इंजेक्टर के ऊपर लगा हुआ जो सोलोनाइट हाउसिंग होती है वो तो क्रैक नहीं है, डैमेज तो नहीं है, उसकी जांच की जाएगी। अब हम आ जाते हैं इन 3 पॉइंट्स पे जिसके द्वारा इंजेक्टर की और जांच की जाती है। सबसे पहला, अगर इंजेक्टर में कभी कोई फॉल्ट आता है तो वायरिंग का कोड आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आपका कोड आ जाएगा जो भी स्कैनर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें वायर्स की वजह से, ठीक है। अब और क्या चीज़ें चेक हो सकती हैं, चेक कर सकते हैं हम उसका कोड, कि ऐसा तो नहीं है कि इंजेक्टर फॉल्टी दिखा रहा है या कोई और एरर दिखा रहा है, तो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर ने जो कोड बनाया था वो कोड ईसीएम को ना पता हो, उसको कोई और ही कोड पता हो, मिसमैच जिसे हम बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एरर का होना इंजेक्टर के अंदर, कि इंजेक्टर जो है ना अपने आप में ही ख़राब हो या डैमेज हो इंटरनली, जैसे लॉन्ग टाइम पर्पस पे कोई इंजेक्टर चल चुका हो और उसकी जो काम करने की क्षमता है वो वीक हो गई, तो वो एरर भी हो सकता है। इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस, कि उसके अंदर अपना खुद का रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि अंदर कोई ना कोई कॉइल ही लगा हुआ होगा जो इंजेक्टर को खोल रहा है और बंद कर रहा है। इसके अलावा साथ साथ हम ये चेक कर सकते हैं फ्यूल रिटर्न क्वांटिटी चेक, यानी जो भी इंजेक्टर आप देखते हो तो एक तरफ से तो इंजेक्टर में प्रेशर आता है, एक तरफ से तो स्प्रे होता है, ठीक है, और एक तरफ से इस वाले पॉइंट से क्या हो जाएगा, रिटर्न टू टैंक। अब जब रिटर्न टू टैंक हुआ तो अब हम अगर इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सभी इंजेक्टर्स के पॉइंट पर ऊपर वाले टिप पर एक एक बॉटल्स आती हैं, मेजरमेंट बॉटल जिसे हम बोलते हैं, आप देखेंगे टेस्टिंग के दौरान उनको लगाया जाता है, उससे जांच की जाती है। तो उसको जांच करने के तरीके क्या है हमारे पास, एक तो क्रैंकिंग टाइम पे हम चेक कर रहे हैं, यानी इंजन स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ क्रैंक कराएंगे हम। क्रैंकिंग के दौरान हम चेक कर सकते हैं कि कितना फ्यूल ये रिटर्न कर रहा है, यानी ये कर रहा है मतलब चारों इंजेक्टर कर रहे हैं। आइडल स्पीड पे कितना रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्रैंकिंग पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि ज़्यादा लंबे समय तक हम क्रैंकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो सेल्फ स्टार्टर मोटर होता है वो डैमेज हो सकता है। तो एक स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड अमाउंट में हम सभी पे चेक करेंगे कितना रिटर्न आया। आइडल पे जब इंजन को आप स्टार्ट कर देंगे आइडल स्पीड पे, तब आप चेक करेंगे कि रिटर्न से क्वांटिटी कितना आ रहा है। इको, यानी जब भी आप देखेंगे जो भी आपका इंजन होता है उसका एक आरपीएम होता है, हाईएस्ट लिमिट और लोएस्ट लिमिट, उसके बीच की जो एक रीडिंग होती है उस परफेक्ट रीडिंग को हम बोलते हैं इको स्पीड रीडिंग। उस पे आरपीएम पे रख के आप इंजन को चेक कर सकते हैं कि कितना फ्यूल जो है वो आ रहा है, और ये आरपीएम हमें लेके जाना है आइडल स्पीड पे, गाड़ी चल नहीं रही है उस कंडीशन में। तो इस तरीके से आप जो है ना इंजेक्टर्स के बारे में जांच कर सकते हैं कि इंजेक्टर कैसे काम कर रहा है। ये सिर्फ वो चीज़ है जो इमेजिनेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें उसमें होती भी हैं, कोई ज़्यादा अलग अंतर नहीं होता है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है कि हम अपनी गाड़ी को खुद सर्विस ना करके कंपनी से ले करके, बट सीखने और समझने के लिए कि इंजेक्टर में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चेक हो सकती हैं डीजल गाड़ी के, वो यहाँ बताने की कोशिश की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसमें हमें क्या समझना है कि जो लो प्रेशर पंप है क्या वो सही परफॉर्म कर रहा है, सही से काम कर रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, मान
मान लीजिए कि ये टैंक है, ये फिल्टर है, ये हाई प्रेशर पंप है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल लगा हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लो प्रेशर पंप की मैं बात कर रहा हूँ वो इसके अंदर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल है। तो अगर मुझे चेक करना है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो एक पंप का वर्क क्या होता है, एक पंप का वर्क होता है एक प्रेशर जनरेट करना। तो वो उतना प्रेशर जनरेट कर रहा है जितना उसको बोला गया है, तो ठीक है। यानी पहली कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल, कि भाई नॉर्मल कंडीशन है, हाँ बिल्कुल सही काम कर रहा है। या ये हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर रहा हो। अगर बहुत ही ज़्यादा वो प्रेशर डेवलप कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न है। देखिए कभी भी क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई पंप यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से आप उसको फ्यूल दे रहे हैं, तो अगर ये आगे जा रहा है और यहाँ पर जो प्रेशर आप यहाँ पर गेज लगाते हो और यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अगर आगे नहीं जा पा रहा तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये आगे का हिस्सा चौक हो गया। अब इसके अगर मैं यहाँ पर गेज लगाता हूँ और यहाँ पर प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो ठीक, लेकिन अगर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ब्लॉकेज हो रही है या फिर ये फिल्टर ही चौक हो गया, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है। एंड इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर प्रेशर जो है वो यहाँ पर जितना होना चाहिए, जितना नॉर्मल होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो हमें पता चल गया कि ये फिल्टर चौक हो गया, इस वजह से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर वो प्रेशर कम होता तो ठीक है, अगर वो प्रेशर कम है तो हम क्या कर सकते हैं, उस केस में अगर प्रेशर कम हो रहा है तो हम इस चीज़ की जांच करेंगे कि कहीं ना कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई लीकेज तो फाउंड नहीं हो रही है। अगर लीकेज होगी तो नॉर्मल से भी नीचे जा सकता है प्रेशर। कहते हैं हाई प्रेशर पंप पे, या हाई प्रेशर पंप यदि नहीं काम कर रहा है या कर रहा है तो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया कि कोई भी पंप जो होता है, अगर इसको मैं पंप मान रहा हूँ, कोई भी जो प्रेशर होता है, जो पंप होता है वो क्या करता है, इस तरफ प्रेशर क्रिएट करता है तो इस तरफ क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा और आगे प्रेशर डिलीवर करेगा। तो मेरे को अगर किसी भी पंप के बारे में कोई चीज़ चेक करनी है, ये इसका फ्यूल इन है और ये इसका फ्यूल आउट है, तो हम क्या जानते हैं कि जब भी फ्यूल इन होगा तो यहाँ पर वैक्यूम बनेगा एक और यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। तो दो तरीके हो गए हमारे पास इस पंप की जांच करने के। एक तो मैं ये चेक कर लूँ कि प्रेशर कितना बना रहा है, दूसरा मैं ये चेक कर लूँ कि वैक्यूम कितना बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो है वैक्यूम अगर आगे नहीं जा पा रहा तो इस साइड का वैक्यूम क्या होगा, वो उतना नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए। तो वैक्यूम क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने ये इन वाली साइड लगाया ना, ये इन है और ये आउट है। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, पंप को स्टार्ट कर देता हूँ, तो होगा कि यहाँ एक पर्टिकुलर वैक्यूम बनना चाहिए और वैक्यूम जितना बन रहा है तो ठीक नॉर्मल। अगर बहुत ही कम बन रहा है तो इसका मतलब क्या, आउट ऑफ सोर्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया है, उतना प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर मान लीजिए प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पंप को जो इस साइड से जो प्रेशर मिलना चाहिए वो ज़्यादा हो सकता है। अगर इस साइड से प्रेशर ज़्यादा मिलेगा तो ये ज़्यादा डिलीवर कर सकता है, या फिर इसके अंदर जो कंट्रोलिंग डिवाइस लगा हुआ है वो डैमेज हो चुका है। इसके अतिरिक्त एक और तरीका है चेक करने का कि आप इस पंप को घुमाएं और घुमाने के बाद यहाँ पर लगा करके प्रेशर की जांच कर लें। अब ये आपको क्योंकि पता है कि हाई प्रेशर पंप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है और इसके लिए गेज का इस्तेमाल हमें करना होगा, तो हम बड़े ध्यानपूर्वक सही जगह पर सही प्रेशर गेज या वैक्यूम गेज का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इन सारी चीज़ों की जानकारी ले सकें। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो सभी जानकारी केवल इन तथ्यों पर आधारित है कि पंप में एक जगह प्रेशर और दूसरी जगह वैक्यूम बनता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को इंश्योरिटी अपने सीनियर्स के साथ लग के या किसी सीनियर के साथ रह करके प्लीज़ सीखना, ठीक है। अपने आप मत सीखना कि अपने आप ही लग गए, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के लिए एक प्रोफेशनल पर्सन चाहिए जो सही तरीके से इस काम को कर सके, जिसको इसके बारे में पता हो। न्यू पर्सन प्लीज़ इन चीज़ों को ट्राई ना करें, ये बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है कि पार्ट डैमेज हो जाए, हो सकता है गाड़ी डैमेज हो जाए, और कभी कभी तो ये भी देखने में आता है कि कई बार गाड़ी के साथ साथ ह्यूमन का भी नुकसान
हो सकता है, वो भी चोटिल हो सकता है। तो ये जो इंस्पेक्शन पॉइंट है, इनकी जानकारी होने के बाद ही हमें इस काम को किया जा सकता है।